रिजल्ट k1 अपॉन -7 माइनस k2 अपॉन -2 और k3 अपॉन 1, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया 2। इसका मतलब ये तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल आपके पास में है तो सो वी कैन से दैट k1 इक्वल टू -7, k2 इज इक्वल टू 2 एंड k3 इज इक्वल टू 1। अगर ये k1 k2 k3 की वैल्यू है, दो इक्वेशन को आपने यूज कर लिया, थर्ड इक्वेशन को आपने यूज नहीं किया हुआ है, तो यू कैन यूज द थर्ड इक्वेशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k1 k2 एंड k3। वहां पर मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया, पुट करते मैंने देखा यार ये 0 इक्वल टू 0 हो रहा है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो हेंस these vectors are vectors so the linear dependent, it is a linear dependent। ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड से। ऐसे ही आप इसका दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, वो अभी आपको बता देते हैं, वो अभी बता देते हैं, पहले इसको नोट कर लो आप। सर ये लीनियर डिपेंडेंट क्या है? क्या कह रहे हो? हेलो, डिपेंडेंट क्या है सर ना? क्या कह रहे हो? क्या है? तुम्हारी आवाज कट रही है, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ और। सर आवाज ये इसको थर्ड इक्वेशन में क्यों रखा है सर, के की वैल्यू को? ठीक है बताओ। थर्ड इक्वेशन में हमने दो इक्वेशन को यूज कर लिया, हमने दो Yes, इक्वेशन से sir. वैल्यू निकाल लिया, दो इक्वेशन से। यस सर। अगर आपने दो से निकाल दिया वैल्यू, तो आगे थर्ड इक्वेशन का भी तो रोल होगा, उसको वेरीफाई नहीं करोगे? थर्ड इक्वेशन कहेगा ना मुझे आपने क्यों नहीं यूज किया। भाई अगर थर्ड इक्वेशन का रूल क्या है, उसको यूज तो करना होगा। तो यूज करने का मतलब ये हो गया, Yes, sir. मैंने पहले दो इक्वेशन से वैल्यू निकालकर मैंने थर्ड में पुट कर दिया, उसको सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये हो गया थर्ड इक्वेशन को भी अगर मैं कहीं पर यूज करता तो मेरा वैल्यू वही निकलता। मान लो आपने, चलो थर्ड को छोड़ दो, आप थर्ड और सेकंड को यूज करके वैल्यू निकालो, उसको फर्स्ट में पुट कर देना आप, या फर्स्ट और थर्ड को यूज करो, सेकंड में पुट कर देना आप तो कहीं से भी सॉल्व करके उसमें पुट कर दो आप, वो ऑटोमेटिक आपके पास में निकल जाएगा। अब जैसे आपने निकाल दिया, इसका मतलब वो इक्वेशन जो आपके पास जो बना हुआ था, उसको k1 k2 k3 जो है उस फॉर्म में लिख दो आप। अब आपके पास फॉर्म क्या बना? आपके पास फॉर्म ये बना -7 ऑफ x1 प्लस 2 ऑफ x2 प्लस 1 ऑफ x3, दिस इज इक्वल टू 0। दिस वेक्टर, the vectors are linear dependent। आप चाहो तो यहाँ पर आप वैल्यू, आप इसमें x1 की वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हो, x2 की वैल्यू निकाल लो और x3 की वैल्यू भी निकाल लो। कहोगे कैसे निकालें? x1 का मतलब उस दोनों को उठाकर वहां ले जाओ, ये आ जाएगा 2x2 प्लस का x3 अपॉन का 7 अपॉन का 7, ये हो गया x1 का आंसर। ऐसे ही x2 को निकालो, x3 के निकाल लो आप, ये सब आंसर निकल जाएंगे अपने आप। ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड। अब मैं दूसरा मेथड लेता हूँ, इसको लिख लिया तो मैं रब करूंगा। मैं अगर आपने इसे लिख लिया तो मैं इसको रब करूंगा, मैं रब करके मैं सेकंड मेथड, ये मेथड फर्स्ट है, ये फर्स्ट मेथड है ये सॉल्व करने के लिए, और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ूं मैं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं इसे ऊपर वाले को रब कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लेना और समझ लेना इसको। एक मेथड मैंने क्लियर कर दिया, अब सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या है, ये जो मैंने इक्वेशन बनाया था इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है, मैट्रिक्स मैंने बनाया 1 1 5 1 1 5 1 2 3 2 5 4, ये मैंने मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, इस मैट्रिक्स को आप कोशिश करो इसके रैंक निकालने के लिए, इस मैट्रिक्स का रैंक निकालिए आप। रैंक से ही हम मालूम कर लेंगे जो ये
एक तो हो गया जो वेक्टर को निकाला, स्केलर को पुट कर दिया, बैलेंस्ड हो गया, तो हमने कह दिया हाँ ये तो लीनियर डिपेंडेंट है। अगर इसी में ये इक्वल नहीं होता 0 के बराबर तो हम कहते हैं ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। ये सेकेंड मेथड, जिसको हमें रैंक निकालना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किससे निकालना? बाय एक्लोरेंट फॉर्म। एक्लोरेंट फॉर्म जो आपको मैंने बता रखा था, उस फॉर्म को निकालने के लिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। कैसे निकालोगे आप? निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम के अंदर में इन दोनों को जीरो करना आपको। इन द फर्स्ट कॉलम लीव द एलिमेंट फर्स्ट वन एंड रिमेनिंग टू एलिमेंट जो है वो जीरो होना चाहिए। उसके लिए आइडेंटिटी R1 माइनस R2, सॉरी R2 minus minus R1, R3, this is R3 minus R1. What is the numbers? 1 and 2, 1 and 2 आ गया। ऊपर क्या है? 1 है, upon 1, इसको इम्प्लीमेंट करिए। This A is equal to 1 1 5, 1 minus 1 that is 0, 2 minus 1 that is 1, 3 minus 5 that is minus 2, 2 minus 2 0, 5 minus 2 3, 4 minus 10 that is minus 6। ये मेरा हो गया। अब नेक्स्ट, अब सेकेंड कॉलम में इन दो नंबर को छोड़ दो, इसको जीरो करो। ये क्या है? R3। R3 का मतलब हो गया R3 माइनस R2। इसे जीरो करने के लिए सेकेंड रो का इस्तेमाल करोगे, इन दोनों जीरो करने के लिए R1 का यूज करोगे आप। If you are मतलब यहाँ पर evaluating this for the zero, then you have to use the R1, और अगर इसे जीरो करना हो नेक्स्ट स्टेप में, then you have to use the R2, R3 minus R2। ये क्या है? 3। इसके ऊपर क्या है नंबर है? ये 1 upon 1 आ गया। अब देखिए, this A is equal to 1 1 5 0 1 minus 2 0, ये भी जीरो हो जाएगा, -6, और ये मैंने रखा R3 का मतलब -6, -3 इंटू -2, -6 प्लस का 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया, इसकी रैंक क्या आ जाएगी? रैंक 2 है, क्योंकि एक रो ऐसा है जिसमें सारे जीरो आ रहे हैं, 2 रो ऐसे हैं जिसमें नॉन जीरो आपके पास आ रहा है। सो हियर द रैंक जो आपके पास जो है वो आपके पास में क्या आ रहा है? एक सारे 0 0 आ रहा है, और एक आपके पास में वो इफ, मतलब इसका रैंक हो गया 2। इसका मतलब द नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इज 2, which is less than 3, that 3 क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। so x1 सर x2 नीचे मत देखो सर, x3 दिखना नहीं। आर लीनियर डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो क्या है इसका रूल। व्हाट इज द रूल? रूल ये कहता है, आपने इस मैट्रिक्स को, जो इक्वेशन हमने पहले बनाया था, जो 3 वेक्टर दे रखा था, तीनों वेक्टर से मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में बना लिया। एक मेथड सॉल्व कर दिया, जो इक्वेशन मेरा बना हुआ था k1 x1 k2 x2 और k3 x3, उसको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में बना लिया। उस मैट्रिक्स के फॉर्म से मैंने वहाँ पर उसका रैंक निकालने की कोशिश किया, मैंने इसका रैंक निकाला। अगर कंडीशन नोट कर लो आप यहाँ पर, इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इसका मतलब वो लीनियर डिपेंडेंट है। नोट कर लेना इस चीज को। इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल, देन इट शो अ लीनियर डिपेंडेंट। इसका मतलब ये हो गया, जो x1 x2 x3 जो है ना, वो लीनियर डिपेंडेंट हो गया आपके पास में, रैंक 2 आ गया। ये तो हो गया आपके पास में सेकंड मेथड आपके पास में। अब एक थर्ड मेथड भी आप कर सकते हैं इसको। सर एक बार दोबारा थर्ड रिपीट करना मेथड सर। क्या कह रहे हो? सर एक बार सर- रिपीट करना सर। सर ये नीचे वाला शो करना। हाँ मैं एक शो कर रहा हूँ।
ये मैट्रिक्स बना लिया, मैट्रिक्स तो आ गया समझ में? यस सर, लास्ट वाली लाइन Yes, sir. समझ नहीं आई सर। यस देखिए ये हमने मैट्रिक्स बनाया, ये मैट्रिक्स कहाँ से बना? ये मैट्रिक्स आपके पास बना किससे? K1 X1 K2 X2 और K3 सर वो नहीं सर, वो नहीं पूछ मैं रहे। एक मिनट बता रहा हूँ सारे चीज बता रहा हूँ मैं। इससे हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। इस मैट्रिक्स में संख्या को छोड़कर ये जो दो नंबर है इनको जीरो करना है। ये जीरो कैसे आएगा? ये बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का आप यूज करोगे आप तो ऑटोमेटिक जीरो बन जाएगा और वो इंप्लीमेंट सब पर होता है। ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? दो एलिमेंट को छोड़कर थर्ड एलिमेंट को जो है वो जीरो करना है। थर्ड एलिमेंट को जीरो करने के लिए सेकंड रो का आपको यूज करना होगा। तो सेकंड रो का मैंने यूज किया हुआ है। वो कैसे किया हुआ? R3 टेंड्स टू R3 माइनस, मैंने R2 कर दिया। अब यहाँ पर जीरोस को करना है। ये नंबर क्या है? 3, तो मैंने 3 रख दिया। इसके ऊपर क्या है? 1, तो 1 से डिवाइड होता है ये। इसी चीज का मैंने यूज किया हुआ है इसके अंदर। ये दोनों कॉपी कर दिया, थर्ड को मैंने सॉल्व करके 0 0 आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको रैंक देखूंगा। इसकी इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है? इस मैट्रिक्स की रैंक है 2। क्या इस 2 को आने से क्या मैं इसको लीनियर डिपेंडेंट कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? मेन चीज ये है। तो इससे पहले अभी जो हमने बनाया था ये मैट्रिक्स था 3/3 का। अगर इसका रैंक हम उससे नीचे निकालते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम अगर आ जाता है, इसका मतलब वो लीनियर डिपेंडेंट है आपके पास में वेक्टर। अगर ये रैंक बराबर हो जाता 3 के तो वो नहीं बन पाता, उसको हम लीनियर डिपेंडेंट नहीं कहते इसको। इफ तो उसका कंडीशन है इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ये वेरिएबल्स ये था x1 x2 और x3, these are the called the variables। k1 k2 और k3 ये तो आपके पास में स्केलर था आपके पास में। k1 k2 k3 they are called the scalars। x1 x2 x3 they are the variables। तो 3 वेरिएबल्स था, हमने रैंक निकाला 2 which is less than 3, इसका मतलब वो लीनियर डिपेंडेंट हो गया। ये तो हो गया सेकंड मेथड। नाउ द थर्ड मेथड वो मैं यहीं पर कर रहा हूँ। थर्ड मेथड क्या करना है? जो आपने मैट्रिक्स बनाया था, मैट्रिक्स क्या बनाया था? 1 1 5 1 2 3 2 5 4। ये जो आपने मैट्रिक्स बनाया हुआ है इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो आप। इसका डिटर्मिनेंट निकालो आप। तो 1 8 माइनस का 50 माइनस 1 इंटू 4 माइनस का 6 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 4, ये आ जाएगा -7, फिर माइनस का 2 प्लस का 2 और प्लस का 5, 0 आ गया। if the determinant, if this is equal to 0 and rank A is not equal to 3, that is rank A is equal to 2, तब भी हम इसको कहते हैं लीनियर डिपेंडेंट। तब भी वो लीनियर डिपेंडेंट हो गया। मैंने 3 मेथड बता दिया आपको, तीनों मेथड से शो करके आप कह सकते हो ये लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है। अगर ये कर लिया तो एक क्वेश्चन मैं दूंगा जो आपको बताना होगा, वही चेक कराऊंगा आपसे। चलो मैं आगे। सर ये नोट कर लेते हैं। हाँ नोट कर लो। सर ये थर्ड मेथड में मोड निकालने के बाद क्या करना है? क्या कह रहे हो? थर्ड में, थर्ड मेथड में सिर्फ आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। इन द थर्ड मेथड you have to find the determinant of that matrix, and if the determinant of that matrix is equal to 0 and the rank जो भी निकाला है that is less than the number of variables, तब भी वह लीनियर डिपेंडेंट हुआ। इसका अंदर मेन स्टेप ये इक्वल टू 0 वाला हो गया और यहाँ पर रैंक वाला हो गया, इसलिए हम और सर अगर ये नॉन जीरो हुआ तो? क्या कह रहे हो? नॉन जीरो हुआ तो?
नॉन नहीं, नॉन जीरो है तो फिर तो अपन लिख ही रहे हैं ना रैंक। तो अगर वो बराबर हो गया तब तो नहीं होगा। फिर अब तो सर दूसरा इसका कोई क्वेश्चन यूज मेरा ही नहीं है। क्या कह रहे हो? फिर तो सर इसका कोई यूज ही नहीं है डिटरमिनेंट निकालने का। नहीं नहीं, हकीकत है नहीं हो पाएगा फिर। अगर हम तो चेक करके देख सकते हैं ना क्या ये डिपेंडेंट है, इक्वल टू जीरो कर रहा है कि नहीं। हम कोई भी इक्वेशन वेरीफाई नहीं करते हैं। अगर मैं किसी इक्वेशन का मैं फैक्टर निकालना चाहूँ तो फैक्टर मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं फैक्टर मैं उस तरीके से निकाल सकता हूँ, अगर मैं कोई अपने अज्यूम करता हूँ कोई वैल्यू उसमें पुट कर दिया मैंने, अगर वो जीरो बन गया इसका मतलब उसमें वो ऑटोमेटिक फैक्टर बन गया वो। अगर वो जीरो नहीं बना तो फैक्टर ही नहीं बनेगा वो। तो सेम केस है यहाँ पर। अगर आपके पास में यहाँ पर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तब इसकी रैंक निकाल लेंगे। रैंक पहले से मैं निकाल दिया। और रैंक इसको कहते हैं एक्लोरिन फॉर्म। इसमें निकलता क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, दैट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके सर। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सबको सॉल्व करना है। मैं किसी भी पूछ सकता हूँ मैं। ये मैंने दिया हुआ x1 जो है वो 2 -2 and 1, x2 जो है 1 4 and -1, and x3 is equal to 4 6 -3. You have to show either these vectors are linear dependent or it is linear independent. ये शो करके दिखाइए। और तीनों में से जो आप मेथड आपको आता है, जिस मेथड से आप कर सकते हो उससे कर लो, कोई मना नहीं है इसमें। आप तो सिर्फ ये बता दो जो दिस वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट और इट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। और लीनियर इंडिपेंडेंट। किससे निकाला आपने? ये किससे निकाला? सेकंड मेथड। किससे? डिटर्मिनेंट मेथड से? नहीं सर, सेकंड मेथड, रैंक मेथड। सेकंड वाले उसकी रैंक निकाल दे। रैंक कितनी आई उसकी? सर 3। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक बार उससे निकालो, पहला जो मेथड बताया था ना उससे भी निकाल के यस। देखो आप। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, गुड। अगर रैंक अपने पास में 3, अगर इफ द रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब उसको कहते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड। लेकिन अब जो आप निकालो फर्स्ट मेथड से जो मैंने बताया था उससे करके देखिए आप। ठीक है सर। क्योंकि उससे क्या आपसे पूछेंगे वेक्टर की एक्स की वैल्यू, x1 क्या है, x2 क्या है और x3 क्या है, एंड व्हाट आर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, दैट इज k1 k2 एंड k3। इसलिए पहले मेथड से भी अप्लाई करो उसको।
सर हो गया हो गया? हो गया सर। हो गया यस सर। आया समझ में? यस सर देखिए, now it is the system of the linear simultaneous equation. The system of the linear simultaneous equation is divided in two parts. First one, it is called the linear homogeneous system, and second one, it is called the linear non-homogeneous system. Linear homogeneous क्या है? मैंने तीन इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. मैट्रिक्स से इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन से मैट्रिक्स बना सकते हो आप. From this equation, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, a11x1, a12x2, a13x3 is equal to b1, a21x1 plus a22x2 plus a23x3 equal to b2, a31x1, a32x2, a33x3 equal to b3. पूछा जाता है डेफिनेशन, व्हाट इज लीनियर होमोजेनियस. इसमें कहता ये है, ये जो लिखा हुआ है RHS b1 b2 b3, वो मैंने लिखा हुआ सर है. नीचे वाला इक्वेशन दिख नहीं रहा है. क्या कह रहे हो? सर नीचे दो इक्वेशन जो लिखे हैं वो दिख नहीं रहा है सर. अरे तो उसको सिमिलरिटी बना लो ना आप. मैंने लिखो, मैं बोल रहा हूँ उसको, देखो a11x1, a12x2, a13x3 is equal to b1. अब a11 को कर दो a21, a12 की जगह पर कर दो a22, a13 की जगह पर कर दो a23, वो b2 आ जाएगा. ऐसे नेक्स्ट में a21 की जगह पर a31, फिर a32, a33 इक्वल टू b3. तीन इक्वेशन ही तो है ये. अब देखिए, लीनियर होमोजेनियस क्या है? व्हेन ऑल द bi एलिमेंट, bi का मतलब b1 b2 b3, अगर चार इक्वेशन होता तो b4 होता. इफ ऑल द bi एलिमेंट आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड लीनियर होमोजेनियस. ये याद रखना होगा. व्हाट इज लीनियर होमोजेनियस? व्हेन all the element of bi, that is right hand side of the equation, is equal to 0, then it is called linear homogeneous system. उसके बाद आता है लीनियर नॉन होमोजेनियस. लीनियर नॉन होमोजेनियस का मतलब ये हो गया, ये जो तीन bi के जो एलिमेंट है, कहता ये है इफ एट लीस्ट वन bi इज नॉट इक्वल टू 0, इन तीनों में से कम से कम एक वैल्यू, कोई भी, either the b1 or the b2 or the b3,
इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी भले ही 2 0 हो जाए। ठीक है, हेलो। तो आउट ऑफ द 3 BI, if at least one element of BI is not equal to 0, then it is called linear non homogeneous system। ये याद रखना होगा, at least, बस ये सेंटेंस याद रखो और यहाँ पर इसको ध्यान, जहाँ सारे जीरो हो जाए होमोजीनियस, जहाँ कम से कम एक जीरो के बराबर नहीं हो उसको नॉन होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगर इसको नोट करना चाहो तो कर लो, भले मैंने PDF बनाकर दिया हुआ था, उसमें लिखा होगा सब चीजें। चलो मैं आगे। मैंने आप लोगों को PDF दे रखा है, उसमें सब कुछ है, अभी सिर्फ समझा रहा था मैंने, इसलिए बता दिया, वहां से नोट कर लेना पड़ेगा। ये था होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट दो तरह की चीजें हैं। अब क्या है आपके पास में, वो देखिए आप। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म ले लिया, A11 x1, A12 x2, A13 x3 इज इक्वल टू B1। फिर मैंने लिखा A21 x1, A22 x2, A23 x3 इज इक्वल टू B2, A31 x1, A32 x2 और A33 x3 इज इक्वल टू B3। ये मैंने इक्वेशन लिखा हुआ। फ्रॉम दिस इक्वेशन इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करिए आप। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है इसका अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूं मैं, तो क्या कहलाता है, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू xb या x इज इक्वल टू ab। क्या आपके पास में है, इसके दो चीज आपके पास आएगा। सबसे पहले आपके पास में y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू bx, a इक्वल टू bx, या इसको xb जो कहते हो आप, वो आप। फिर आता है आर्गुमेंट मैट्रिक्स, आर्गुमेंट मैट्रिक्स that is C is equal to A oblique B, और ये क्या है, Ax is equal to B and C is equal to A oblique B है ये। इसको आर्गुमेंट मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम सिंपली मैट्रिक्स कहते हैं। Ax is equal to B। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, या इसको लिखने का तरीका देखो आप। C is equal to A11, A12, A13, B1, A21, A22, A23, B2, A31, A32, A33 और B3। ये मैंने बना दिया। इसको डॉटेड लाइन से भी बना सकते हो और सिंपली स्ट्रेट लाइन बना दो। ये जो मैट्रिक्स है
दिस वन, दिस इज कॉल्ड ए, और ये पूरा जो बना हुआ है इसको कहते हैं सी। जब इस पूरे इक्वेशन को यूज करोगे वह सी कहलाएगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को यूज करूंगा वह ए कहलाएगा आपके पास। तो मैट्रिक्स का फॉर्म Ax इज इक्वल टू बी, आर्गुमेंट मैट्रिक्स, आर्गुमेंट मैट्रिक्स C इज इक्वल टू A ऑब्लिक B। वो कैसे बनता है ये, अब आपको इसको एक्लोरेंट फॉर्म का यूज करना होगा। आपको एक्लोरेंट फॉर्म में फर्स्ट कॉलम के अंदर में दो नंबर, एक नंबर को छोड़कर दो को जीरो करना, दूसरे कॉलम में दो को छोड़कर तीसरे को जीरो करना, ये आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होता है। पहला कंडीशन, इफ, पहला कंडीशन, इफ द रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ C। इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ मैंने A और पूरे का C, अगर दोनों की रैंक जो है वह आपका इक्वल हो जाए, एंड विच इज इक्वल टू n, n का मतलब हो गया नंबर्स ऑफ वेरिएबल, उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, consistent and it has unique। देखो आप दोबारा बताया तो तीन इक्वेशन आपके पास में हो सकता है, चार इक्वेशन भी हो, पांच भी इक्वेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ तीन इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तीन इक्वेशन से मैंने Ax इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू ए ऑब्लिक बी, फिर मैंने इसका रैंक निकाल दिया। रैंक जब निकालोगे, रैंक आपको इसका निकालना है, किससे निकालोगे रैंक, रैंक निकालोगे एक्लोरेंट फॉर्म से। एक मिनट, देखिए मैंने इसमें निकाला, जो रैंक जो आपके पास जो है वह इसका रैंक निकाल दिया और पूरे C का निकाल दिया। C इज कॉल्ड द आर्गुमेंट मैट्रिक्स एंड A तो आपके पास में मैट्रिक्स है। इफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A एंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स C बोथ आर इक्वल एंड व्हिच इज इक्वल टू n, n का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, तीन। अगर इसका रिजल्ट तीन आ जाता है उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट एंड इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। पहला पॉइंट। सेकंड वन, second one, if rank of A is equal to rank of C but less than n, if the rank of A is equal to rank of C but it is less than n, n का मतलब ये हो गया जो नंबर ऑफ, पहले तो तीन वेरिएबल था तो हो सकता है जो रैंक इसका तीन निकल जाए, तीन का मतलब दोनों सबकी सेम हो गया, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर रैंक तो सेम है लेकिन वह नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, कम का मतलब उसका दो, अगर तीन वेरिएबल है तीन से कम हो के पास में दो, उस केस में कहते हैं इसको इट इज कंसिस्टेंट एंड हैव मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, जिसे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कहते हैं। If the rank of A and rank of C are equal but it should be less than n, then it is consistent and have many solution. Third one क्या है, if the rank of A is not equal to
the rank of C, then it is called inconsistent, और उसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। अगर दोनों मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं है तो रैंक सेम नहीं का मतलब इनकंसिस्टेंट, एंड इफ इट इज इनकंसिस्टेंट देन इट इज कॉल्ड नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 3 कंडीशन मैंने आपको बताया है, वो तीनों कंडीशन क्या है दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। फ्रॉम द होमोजेनियस इक्वेशन convert that equation in the matrix form. From that matrix you should convert in the argument matrix. After making the argument matrix, find the rank of that matrix, matrix of A and C. C is the argument matrix by Ecloran form. Ecloran form क्या होता है, कॉलम में जीरो करना, और वह कॉलम में जीरो करना, पहले कॉलम में 2 एलिमेंट को जीरो करते हैं, दूसरे कॉलम में A को करते हैं, तीसरे कॉलम में फिर जो उस हिसाब से आ जाता है आपके पास में। इफ बोथ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आर सेम, मैट्रिक्स दोनों कौन कौन से, मैट्रिक्स ए जो लेफ्ट हैंड साइड है, मैट्रिक्स सी जो दोनों को मिलाकर है, इफ दे आर इक्वल एंड विच इज इक्वल टू n, n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल, देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब है वहाँ पर वेरिएबल का आंसर हम निकालेंगे। सेकेंड वन, दोनों की रैंक सेम हो बट इट शुड बी लेस देन n, देन इट इज कॉल्ड inconsistent, it is called consistent and have infinite many solution, या it have many solution। तब भी हम वैल्यू निकालेंगे, कई सारे आंसर जो निकलते हैं वो अज्यूम करके हम निकालेंगे। एंड थर्ड वन, अगर दोनों की रैंक सेम नहीं है इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तो 3 टाइप का सॉल्यूशन हो गया, 2 टाइप का कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट जब भी आपसे पूछें कंसिस्टेंट क्या, सर जिसकी रैंक सेम होती है उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। इनकंसिस्टेंट क्या, जब रैंक सेम नहीं हो तो इनकंसिस्टेंट। टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 3 टाइप के सॉल्यूशन है, यूनिक है, इनफाइनाइट है और नो है। यूनिक का मतलब इक्वल टू n, लेस देन n में मैनी सॉल्यूशन, और इफ रैंक आर नॉट सेम दैट इज नो सॉल्यूशन। उससे पहले मैंने आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस बता दिया। होमोजीनियस में क्या, all the elements of bi equal to 0, that is called homogeneous, at least one bi is not equal to 0, it is non homogeneous। उससे फिर पहले लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बताया, उसके 3 मेथड आपको मैंने बता दिए। ये सारे वेराइटीज हमने कर लिए, अब सिर्फ इस पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपको करना है और वो करके तब चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? अरे कुछ आया समझ में? सर आ गया। ठीक है, अभी मैं लीव करूं मैं? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।